जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित यूपी निवेश रोड शो में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने वैश्विक निवेशकों का ध्यान खींचा। मारुति सुजुकी और मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, पारदर्शी नीतियों और तेज फैसलों की सराहना की है। कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बड़े निवेश तथा हजारों रोजगार सृजन की घोषणा की। रोड शो से स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश अब मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। जर्मनी दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य ने ड्रोन व एरोस्पेस क्षेत्र में निवेश को लेकर अहम बैठक की है। क्वांटम सिस्टम, GmbH हेल्सिंग, ड्रोनिवो GmbH और अरोनिया AG समेत कई कंपनियों ने अत्याधुनिक UAS व डिफेंस ड्रोन तकनीक पर प्रस्तुति दी है। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और R&D हब स्थापित करने का आमंत्रण दिया। वहीं न्यूरेमबर्ग में वैश्विक निवेश व व्यापार मेलों को लेकर भी सहमति बनी, जिससे यूपी को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के फोन न उठाने की शिकायतों पर सख्ती शुरू हो गई है। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण की पहल पर संवाद के लिए योजना के तहत गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज में जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं। अब यदि कोई अधिकारी 10 मिनट के भीतर कॉल रिसीव या कॉल बैक नहीं करता तो जनप्रतिनिधि कमांड सेंटर को सूचना देंगे। वहां से तुरंत अलर्ट जारी कर जवाब सुनिश्चित कराया जाएगा। यह व्यवस्था फिलहाल कार्य दिवस और COG नंबर्स पर लागू होगी। लापरवाही पर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 2019 से फरवरी 2026 तक 16 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से करीब 3 लाख को नौकरी मिल चुकी है और 7,98,000 युवाओं को प्रशिक्षण और 6,90,000 का असेसमेंट पूरा हुआ है। प्रदेश में 1,565 ट्रेनिंग पार्टनर और 13,398 केंद्र सक्रिय हैं। व्यावसायिक एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मिशन अब प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट और गुणवत्ता पर जोर दे रहा है। गड़बड़ी पर 49 पार्टनर ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9-10 के पिछड़े वर्ग छात्रों की छात्रवृत्ति 2250 से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी है। घोषणा नरेंद्र कश्यप ने लखनऊ में की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना कर दी गई है। दिव्यांग पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह हुई है। छात्रवृत्ति वितरण अब 25 सितंबर से शुरू होगा। शादी, अनुदान और सामान्य वर्ग की आय सीमा में भी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए जालौन की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को प्रभारी बनाया है। माना जा रहा है कि वही प्रत्याशी होंगे। बहुजन समाज पार्टी इस बार समय से पहले उम्मीदवार उतारकर संगठन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। मायावती ने गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ किया कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और दलित मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण साधने की कोशिश करेगी। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा। वे कैंसर से पीड़ित हैं और आइसोलेशन में रह रहे हैं। कार्रवाई के दौरान डॉक्टर और नर्स के प्रवेश पर भी रोक की खबर है। इस पर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर संवेदनशीलता बरतने की अपील की है और लिखा कि कठिन हालात में ऐसी कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर शिक्षा व्यवस्था कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में 18,727 सरकारी स्कूल बंद हुए और पहले 27,000 स्कूलों के विलय की साजिश रची गई है। उनका आरोप है कि इससे निजी स्कूलों की लूट बढ़ेगी। अखिलेश ने शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के बयान का समर्थन किया। इस बीच वह हिमाचल के बद्रिका आश्रम में ओम स्वामी से मिलने पहुंचे, जहां उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले OBC आयोग गठन की मांग तेज हो गई है। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने सरकार को प्रतिवेदन भेजकर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष 15 दिन में आयोग गठन का आश्वासन दिया गया था। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने इसी आधार पर याचिका निस्तारित की थी। याचिकाकर्ता ने चेतावनी दी कि देरी पर अवमानना याचिका दायर करेंगे, क्योंकि आरक्षण निर्धारण आयोग से जुड़ा हुआ है।
यौन शोषण के आरोपों में नाम आने के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यवाही को साजिश बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मुकुंदानंद ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता आपराधिक पृष्ठभूमि का है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने बाल कल्याण समिति से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है और कहा कि उनकी कानूनी टीम हाईकोर्ट में तथ्य पेश करेगी। मामले ने सियासी और धार्मिक बहस तेज कर दी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज पॉक्सो मामले के बीच मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी महाराज ने विवादित बयान दिया है। उन्हें आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ 21 लाख रुपए इनाम की घोषणा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। बयान के बाद संत समाज और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। मामले में पहले की कानूनी कार्रवाई जारी है और प्रशासन की नजर हालात पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन मजबूत करने में जुट गई है। अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने मंडल अध्यक्षों और जिला प्रतिनिधियों की नई सूची जारी की है। कई जिलों की विधानसभा सीटों के तहत नियुक्तियां की गई हैं। पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाना। नई सूची के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निवेश के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्व का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न क्षेत्रों में जाकर निवेश प्रस्ताव ला रहा है, जिससे प्रदेश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। पाठक ने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर विकास से असहज होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की योजनाओं से गरीबों को सीधा लाभ मिल रहा है और यूपी की विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। चंद्रशेखर आजाद के मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेज हैं। हालांकि आजाद समाज पार्टी प्रमुख ने स्पष्ट कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है और जहां से जिम्मेदारी मिलेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। हस्तिनापुर सीट को लकी बताने के दावों के बीच चंद्रशेखर ने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद सहित कई जिलों में 26 फरवरी 2026 को मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। दिन में धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 से 15 डिग्री के बीच रह सकता है। बारिश की संभावना बेहद कम है। सुबह हल्की ठंडक महसूस होगी, जबकि दोपहर में हल्की गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा और तापमान में हल्की बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है। कुल मिलाकर दिन भर मौसम अनुकूल रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।